हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, आज हम गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक शीट है, मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी एक शीट है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट एरिया की एक शीट है, उस शीट के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट शीट एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द शीट। फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज ये एक शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट एरिया की शीट है और इस शीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का शीट से डिस्टेंस x है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। Is that clear? Okay. So, in this figure, we have shown only a limited area of the sheet. मतलब कि शीट इनफाइनाइट एरिया की है, बट इनफाइनाइट एरिया की शीट तो हम फिगर में शो नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव शोन अ शीट ऑफ फाइनाइट एरिया। एक फाइनाइट एरिया की शीट हमने शो की है, और शीट का ओरिएंटेशन कैसे है, शीट ऐसे है। आपको फिगर में शीट ऐसे दिख रही होगी, बट एक्चुअली में शीट इस तरह से है, ठीक है। सो दिस इज द शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया एंड वी हैव शोन इट्स स्मॉल पोर्शन। ओके, वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द शीट, राइट। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हमको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिटरमाइन करना है तो हमें एक सरफेस इमेजिन करनी पड़ती है। दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब यहाँ पर हम जो सरफेस इमेजिन करेंगे वो सरफेस किस टाइप की होगी, एक पैरेलली पाइप्ड के शेप की होगी, ठीक है। सो मैं वो पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये शीट है और शीट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एंड वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली ऑन द आइदर साइड ऑफ द शीट, यहां पर एक पॉइंट है विच इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द शीट एंड वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2।
So we want to determine electric field at point 1 which is at a distance of x from the sheet. Okay, now on this sheet there is a uniform charge distribution, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है। तो जैसा कि आप जानते हो कि गिवन पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट। सिमिलरली इस पॉइंट पर 2 पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। दूसरी बात कि ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 बोथ आर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, मतलब ये जो पॉइंट 1 है वो शीट से x डिस्टेंस पर है, पॉइंट 2 भी शीट से x डिस्टेंस पर है। तो दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, कि 1 पॉइंट पर फील्ड इस डायरेक्शन में, 2 पॉइंट पर फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, बराबर, क्योंकि दोनों पॉइंट पर फील्ड शीट से अवे होगा। इस पॉइंट पर फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द शीट। 2 पॉइंट पर भी फील्ड शीट से अवे होगा। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर फील्ड राइट डायरेक्शन में है तो 2 पॉइंट पर भी फील्ड राइट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पर फील्ड राइट डायरेक्शन में हुआ तो फिर वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द शीट होगा, 2 पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो भी अवे फ्रॉम द शीट होगा। ठीक है, so we want to determine electric field at point 1 and the point 2. so हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की। दिस इज गॉसियन सरफेस which is in the form of a parallelly piped having equal length on the either side of the sheet. ठीक है, here x axis is along the sheet, जो x axis है वो शीट के along है। ठीक है, this is the direction of x axis, this is y direction and this is z direction। ठीक है, so point 1 is on the right side, point 2 is on the other side. Now here we can take a unit vector in this direction, that is in the positive x direction, and we can also take a unit vector on the other side in the negative x direction. ठीक है, so basically यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। ओके, देखो ये जो शीट है, शीट का जो एरिया है वो कैसा है, शीट का एरिया इनफाइनाइट है। हमने फिगर के अंदर जो शीट शो की है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया फाइनाइट है। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पर शीट जो है वो ऐसे है और जो पाइप है पैरेलली पाइप्ड जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है वो इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो पाइप है उसका जो ये पोर्शन है उसका एरिया कितना है, उसका एरिया कैपिटल ए है। ठीक है, शीट पाइप को परपेंडिकुलरली कट करती है, मतलब पाइप ऐसे है और शीट ऐसे है, तो शीट पाइप को परपेंडिकुलरली कट करती है, मतलब ये जो पाइप है वो शीट में से पास हो रही है। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू वन पॉइंट कि ये जो शीट है उसका कितना एरिया इस पाइप के अंदर होगा, तो ये पैरेलली पाइप्ड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना ही एरिया पाइप के अंदर होगा। समझ में आई आपको ये बात? ये जो शीट है उसका कितना एरिया पाइप के अंदर होगा, पाइप मतलब गॉसियन सरफेस, तो ये जो शीट है उसका कितना एरिया पाइप के अंदर होगा। ठीक है, तो
पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो शीट का भी ए एरिया पाइप के अंदर होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब हमें फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। सो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। सो सी हियर phi 1, व्हाट इज phi 1? phi 1 इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस 1। तो ये रही सरफेस 1, उसको थोड़ा सा मैं शेडिंग कर देता हूं, ये सरफेस 1, ठीक है। ओके, नाउ द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस 1 is in this direction. Area vector of the surface 2 is in this direction. Is that clear? तो ये जो सरफेस 1 है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक करेगा? सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक करेगा वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा S इज इक्वल टू E डेल्टा S cos 0। डेल्टा S मतलब ये पोर्शन का एरिया जो कि ए है, सो ये कितना होगा? ई ए होगा। सो phi 1 इज इक्वल टू ई ए। व्हाट इज phi 1? phi 1 इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर सरफेस ऑफ ए पैरेलली पाइप्ड, ठीक है। स्क्वायर सरफेस हो, कोई भी एरिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एरिया ए है। सो ये ए एरिया में से जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज phi 1 इज इक्वल टू ई ए। सिमिलरली phi 2 is also EA। अब ये phi 2 क्या है? phi 2 है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पोर्शन ऑफ द पैरेलली पाइप्ड, ठीक है। तो एट पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एट पॉइंट 2 इज EA। अब ये जो पैरेलली पाइप्ड है इसकी टोटल कितनी सरफेस होती है? पैरेलली पाइप्ड की टोटल 6 सरफेस होती है। मतलब ये एक स्क्वायर सरफेस जिसका फ्लक्स है EA, ये दूसरी स्क्वायर सरफेस उसका फ्लक्स है EA, एंड देयर आर रिमेनिंग 4 सरफेसेस, बराबर। जैसे कि ये सरफेस है, ऊपर की सरफेस, फिर ये सामने की सरफेस, फिर नीचे की सरफेस और पीछे की सरफेस, ठीक है। टोटल जो क्यूब होता है ना, वो क्यूब की कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होती है ना। तो ये एक क्यूब नहीं है, ये पैरेलली पाइप्ड है, ठीक है। उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है, एक्सटेंडेड वर्जन है, आप ऐसा समझ लो। तो यहां पर इस पैरेलली पाइप्ड के जो 4 सरफेसेस होगी, वो 4 सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ऊपर की सरफेस में लेता हूं, तो ऊपर की सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री है। सो नो फ्लक्स लिंक विद द अदर सरफेसेस। अगेन आई एम टेलिंग यू द पैरेलली पाइप्ड हैज टोटल 6 सरफेसेस, ओके। आउट ऑफ दिस 6 सरफेसेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एट पॉइंट 1 इज phi equal to EA, flux passing through the surface at point 2 is EA, and the flux passing through the other surfaces is 0. Is it clear to you? Okay, यहाँ पर एक बात याद रखो स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट हैव y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, y और z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट कि यहां पर हमने एज अ गॉसियन सरफेस एक पैरेलली पाइप्ड इमेजिंग किया है, बट इंस्टेड ऑफ पैरेलली पाइप्ड अगर हम एक सिलिंड्रिकल पाइप ले, टेक्स्ट के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इफ वी चूज द सिलिंड्रिकल पाइप इंस्टेड ऑफ ए पैरेलली पाइप्ड देन ऑल्सो इट विल डू, वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो phi 1 and phi 2 आर द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पैरेलली पाइप्ड at point 1 and point 2, and flux passing through the remaining 4 surfaces is 0. So in short, total flux through Gaussian surface phi equal to phi 1 plus phi 2. So E plus EA plus EA
दैट इज इक्वल टू 2EA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब गॉस लॉ का एक फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूं चार्ज एंक्लोज। सो Q इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो शीट है, शीट का सिर्फ कैपिटल ए एरिया, ये जितना एरिया है उतना ही ये एरिया है। शीट का सिर्फ कैपिटल ए एरिया पैरेलली पाइप्ड के अंदर है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे कि ये शीट है, ठीक है, इस तरह से, और ये सिलेंडर है। आपको ये सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन, सपोज उसका एरिया कैपिटल ए है और गॉसियन सरफेस ऐसे है, तो पूरी के पूरी शीट तो इसमें से पास नहीं होगी। सिर्फ इसका ये जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसमें से पास होगा, बराबर। मतलब अगर कोई सिलेंडर है, उसका हाफ पोर्शन यहाँ पर है, हाफ पोर्शन यहाँ पर है, और ये शीट उस सिलेंडर में से पास होती है, तो क्या पूरी शीट उस सिलेंडर में से पास होगी? नहीं, पूरी शीट सिलेंडर में से पास नहीं होगी। इसका जितना एरिया है शीट का उतना ही एरिया इसमें से पास होगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो शीट है सिर्फ उसका कैपिटल ए एरिया इस पैरेलली पाइप में से पास होगा। इट मीन्स ओनली कैपिटल ए एरिया ऑफ दिस शीट विल पास थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो इसके कैपिटल ए एरिया पर, ये जो शीट है उसके कैपिटल ए एरिया पर कितना चार्ज है? तो Q इज चार्ज एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थियरम, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन जीरो। सो Q कितना है? सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। सो 2EA sigma a upon epsilon 0. So a will be cancelled. So E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. Clear? So ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब स्टूडेंट आप एक बात समझो, ये E क्या है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। मैंने पहले ही कहा था कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट शीट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो शीट से x डिस्टेंस पर ऑन वन साइड, x डिस्टेंस पर ऑन अदर साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। बट यू सी दैट इन द फॉर्मूला x डज नॉट अपीयर। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinitely large plane sheet does not depend on the distance of the point from the sheet। मतलब कि ये पॉइंट 1 अगर शीट से 2x डिस्टेंस पर होता या 3x डिस्टेंस पर होता तो भी उस पॉइंट पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता जितना पॉइंट 1 पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। सो ये हमने लिखा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। तो ये उसका वेक्टर फॉर्म है। अब इसमें एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू शीट।
sheet in the direction away from sheet. Is that clear? So we have determined electric field due to infinitely large plane charge sheet. ठीक है स्टूडेंट, अगर आप पैम्पलेट में देखोगे तो डेरिवेशन में आपको कुछ थोड़ा कम देखने मिलेगा, यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है. ठीक है, तो आप लोग पैम्पलेट का लिखोगे तो भी चलेगा. अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट. देखिए, मैंने आपको जो पैम्पलेट्स दिए हुए हैं वो पैम्पलेट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग है. मतलब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर जिस तरह से टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसी को मैंने पॉइंट वाइज और थोड़ा सा सिंपल बना के मैंने पैम्पलेट में उसको रिप्रेजेंट किया है और आपको मैंने वो दिया हुआ है. ठीक है, अब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाते हैं. जो डेरिवेशंस होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाते हैं. ठीक है, तो जब भी मैं आपको कुछ समझाऊंगा बोर्ड के ऊपर, मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, फिगर ड्रॉ करके मैं उस फिगर में कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ये एक्सप्लेन किया, ये बुक में नहीं है. सर ने डेरिवेशन में थोड़ा ये एडिशनल किया, ये बुक में नहीं है. सर ने फिगर में कुछ एडिशन किया है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है. तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा सोचूं कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है उसी तरह से पढ़ाए तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया नहीं जाता है. ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में और टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेरिवेशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा सा एडिशन करके, थोड़ा कुछ और ऐड करके मैं आपको समझाता हूँ. तो बोर्ड के ऊपर मैं जो लिखता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, फिगर के अंदर जो मैं शो करता हूँ वो आपके पैम्पलेट से थोड़ा सा अलग हो सकता है. ठीक है, सो मैं आपसे क्या कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है. नंबर 1, पैम्पलेट में जैसा है बिल्कुल वैसा के वैसा लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है, या तो फिर आप पैम्पलेट का भी प्रिपेयर करो, मैं जो एक्स्ट्रा समझा रहा हूं वो भी आप समझो, आप इसको समझ लो, समझने के लिए लिखो पैम्पलेट का. या तो फिर ये लिखना है तो भी आप लिखो तो भी चलेगा, बराबर. बट एक्सप्लेनेशन बोर्ड के ऊपर नहीं होता है. कोई भी टॉपिक के अंदर जो थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन होता है, जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं, वो मैं बोलता सब हूँ, समझाता सब हूँ, बट बोर्ड के ऊपर वो लिखना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, तो आपको ये सब बातें समझनी पड़ेगी. पैम्पलेट लिखो, पैम्पलेट का जो है वो लिखो, समझने के लिए बोर्ड पर से समझो. ठीक है, बोर्ड पर से अगर नोट्स उतारते हो तो वो लिखोगे तो भी चलेगा, पर जो एक्सप्लेनेशन है वो फिर आप पैम्पलेट में से उसमें ऐड कर देना. तो थोड़ी सी समझदारी रख के आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थियरम, filled due to uniformly charged spherical shell. Okay, student, we have a spherical shell. एक शेल है. ठीक है, रेडियस ऑफ दैट शेल कैपिटल R, सेंटर ऑफ दैट शेल इज O. So we have a spherical shell of radius capital R. शेल मतलब फुटबॉल जो अंदर से खाली होता है. ठीक है, उसको शेल कहते हैं. सो R रेडियस की एक शेल है एंड ऑन द सरफेस ऑफ दैट शेल देयर इज ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. शेल के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है. ठीक है, नाउ देयर इज अ पॉइंट P. पॉइंट P is at a distance of small r
from the center of the shell. We want to determine electric field at point P due to this shell. ये जो shell है उसके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो यहां पर ये जो P पॉइंट है वो कहाँ है, शेल के बाहर है ना. सो दिस इज द केस नंबर 1, आउटसाइड शेल. इज दैट क्लियर? आउटसाइड द शेल. ठीक है, ओके. यहां पर मैं इस पॉइंट को थोड़ा इस तरफ ले लेता हूं. ओके, ठीक है. दिस इज द पॉइंट P at a distance r from the center of the shell. So student, if you want to determine electric field at point P due to this shell, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसा आपको पता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फिर वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेन, उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की थी. तो यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस हमको इमेजिन करनी पड़ेगी. So we imagine a Gaussian surface in the form of a sphere of radius small r. P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. P पॉइंट का शेल के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है. सो हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जिस गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r. ओके, अब स्टूडेंट एक बात समझो कि on the surface of the shell there is a uniform charge distribution. Now electric field produced due to this charge distribution is in the radial direction. मतलब कि ये शेल के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इमेजिन किया है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इन अ डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता. सो एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस. इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. मतलब यहाँ पर हम एक रेडियस वेक्टर ले सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा. इज दैट क्लियर? ओके, हियर वी कंसीडर अ सरफेस एलिमेंट. स्टूडेंट आपको ऐसा सब टेक्स्ट बुक में पैम्पलेट में देखने नहीं मिलेगा. ये मैं आपको एडिशनली एक्सप्लेनेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ. मैंने आपको पहले ही कहा कि टॉपिक को सिंपल बनाने के लिए मैं कुछ एडिशन करूंगा जो कि आपको टेक्स्ट बुक पैम्पलेट में देखने नहीं मिलेगा. ठीक है, बट अगर मैं आप ये सब नहीं करूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा. सो ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस. सो ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस आई हैव कंसीडर अ सरफेस एलिमेंट. ये सरफेस एलिमेंट है. ठीक है, द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर डेल्टा एस. ठीक है, सो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट? सो सी हियर, फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट डेल्टा फाई. तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस एलिमेंट होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस. सो जैसा मैंने आपको समझाया, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन एंड द एरिया वेक्टर इज ऑल्सो इन द रेडियल डायरेक्शन. तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस. इज दैट क्लियर? सो ये डेल्टा फाई है. डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एलिमेंट. सपोज आई वांट टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एंटायर गॉसियन सरफेस. ये जो पूरी गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस कैसी है?
गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है, कोई सर्कल नहीं है। फिगर में तो सर्कल ही दिखेगा ना बोर्ड के ऊपर, बट इट इज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सो फ्लक्स थ्रू एंटायर गॉसियन surface phi equal to summation delta phi. Delta phi is a flux passing through this element and summation delta phi is a flux passing through the whole Gaussian surface. तो इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन डेल्टा एस, स्टूडेंट समझो ये गॉसियन सरफेस है, उसके हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। So at every point on the Gaussian surface, electric field will be constant, उसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। So एडिशन सिर्फ डेल्टा एस का होगा। So phi इक्वल टू ई डेल्टा एस, समेशन डेल्टा एस। समेशन डेल्टा एस मतलब क्या? पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। डेल्टा एस इस एलिमेंट का एरिया एंड समेशन डेल्टा एस मतलब पूरे सरफेस का सरफेस एरिया। सो अगर स्मॉल आर रेडियस की गॉसियन सरफेस है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सपोज सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो शेल है, वो शेल के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्यू, सपोज ये पूरे शेल के ऊपर, ये शेल है ना, ये तो गॉसियन सरफेस है, तो ये जो शेल है उस शेल के ऊपर टोटल कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, डिवाइड बाय शेल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू है। अब ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस पूरे शेल को एंक्लोज करती है। तो ये क्यू क्या है? दिस क्यू इज चार्ज एंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो according to Gauss theorem, phi is equal to q by epsilon 0. So substitute the value sigma into 4 pi r square upon epsilon 0. Let us denote this as equation number 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। So from equation 1 and 2, so this is E into 4 pi r square, this is equal to sigma into 4 pi r square upon epsilon 0। ठीक है, तो यहां पर 4 pi कैंसल होगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। सो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट समझाता हूं। ये जो फॉर्मूला है E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, उसमें सिग्मा क्या है? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, E इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर,
और ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा, उसके प्लेस पर मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आएगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट, यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या है, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर, पैम्पलेट के अंदर डेरिवेशन इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, तो समझने के लिए आप ये बोर्ड पर से समझ लेना, फिर हो सके तो आप पैम्पलेट का ही लिखना, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट है और उतना कम लिख के भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस शेल। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट, अब जो आगे समझा रहा हूं ना, वो सब पैम्पलेट में, टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब कि अगर कोई चार्ज है Q, उस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। और इसमें R क्या है, R इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। यहां पर जो R है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल है। ठीक है, पर शेल के लिए स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के लिए स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरा चार्ज, इफ दिस होल चार्ज was concentrated at the same place, मतलब instead of spreading on the surface of the shell, if this whole charge is at the given point, okay, then also the electric field at point P would be this much. तो इसके ऊपर से मैं एक पॉइंट लिखूंगा, आप देखो, for uniformly charged thin spherical shell, electric field at a point outside the shell is obtained as if whole charge of shell is concentrated at सेंटर ऑफ शेल। मतलब अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है और चार्ज शेल के सरफेस पर है, और अगर पॉइंट शेल के बाहर है, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज इफ मतलब जैसे कि पूरा चार्ज शेल के सेंटर पर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है। तो हमने क्या ऑब्टेन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। ठीक है, आप इसको समझ लो अच्छे से, फिर जो लिखना है वो आप पैम्पलेट के अकॉर्डिंग लिखना, राइट। सो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब इसमें पार्ट 2 भी है।
पार्ट 2 है इनसाइड शेल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। तो ये वही हमारी शेल, ये शेल का सेंटर, ये शेल का रेडियस, और चार्ज कहाँ था, शेल के सरफेस पर। शेल के सरफेस पर ये चार्ज है, ठीक है। ओके, नाउ वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। पी पॉइंट कहाँ पर है, शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो अगेन वी विल कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। पहले पॉइंट बाहर था तो गॉसियन सरफेस बड़ी थी, अब पॉइंट अंदर है तो गॉसियन सरफेस भी अंदर है। तो ये है गॉसियन सरफेस। अगेन आई विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो फील्ड है वो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एट एवरी पॉइंट। अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूँगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर शो करूँगा तो ऐसे होगा। हियर आई कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और एरिया वेक्टर, वेक्टर डेल्टा एस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। इन शॉर्ट, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर will be in the same direction. Is that clear? Okay, so flux through Gaussian surface, flux through Gaussian surface phi is equal to वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा S, बराबर। वो पहले मैंने जो किया था ना, वो समेशन डेल्टा फाई, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा S, दैट इज E इंटू डेल्टा S, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा S की जगह पूरा एरिया आएगा, अगर लिखना है तो लिख सकते डेल्टा फाई, ये डेल्टा फाई, एंड फाई इज इक्वल टू समेशन डेल्टा फाई, सो E समेशन डेल्टा S। डेल्टा एस मतलब पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना है, आर रेडियस है ना गॉसियन सरफेस का, तो उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थियरम, तो गॉस थियरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, पिछले वाले टॉपिक में क्यू था चार्ज एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस ऐसी थी, तो पूरे शेल का चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर था। तो हमने क्यू के प्लेस पर क्या लिखा था, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब यहां पर Q क्या है, वही चार्ज एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। तो ये रही गॉसियन सरफेस। अब आप फिगर को देखो, क्या आपको लगता है कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है ना, चार्ज तो शेल के सरफेस पर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कहां चार्ज हुआ? नहीं हुआ, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, सो 0। दिस इज नंबर 2। दोनों को कंपेयर करो। From equation 1 and 2, so E into 4 pi r square equal to 0, so ultimately E equal to 0, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि फॉर अ पॉइंट इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। पैम्पलेट में थोड़ा सा अलग है, ये उससे बेटर है, पर जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि पैम्पलेट टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल करते हैं एक्सरसाइज का 1.21। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1 meter has a unknown charge. If the electric field 20 centimeter r 20 centimeter 20 into 10⁻²2 meter 2 into 10⁻⁻1 meter from the center of the sphere 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and points radially inward, what is net charge on the sphere? चलो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब वो शेल ही है एक्चुअली, एक शेल है, उसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उसका सेंटर से डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज रेडियली इनवर्ड, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन ऐसा, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, मतलब ये जो स्फीयर है इसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। ओके सो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, इट इज आउटसाइड द स्फीयर, इट इज आउटसाइड द शेल। सो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो, आउटसाइड द शेल हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। आज ही हमने डेरिवेशन किया है, उसमें इस स्फीयर के रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस वो काम का है, ठीक है। सो E कितना है 1.5 10⁻³ 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹। Q हमको डिटरमाइन करना है r², तो r कितना है 2 इंटू 10⁻⁻1, सो 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1.5 इंटू 10⁻³ ये 2 का स्क्वायर 4 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू Q, ठीक है। सो 1.5 इंटू 4 6 होगा, 6/9 इंटू 10⁻3 - 2 1 होगा, +1 होगा, तो ये -8 हो जाएगा, Q होगा, ठीक है। तो 6/9, आई जस्ट ब्रिंग द कैलकुलेटर, ओके कैलकुलेटर तो नहीं मिला, 3 से डिवाइड करो, 2/3 2/3 होता है 0.666 जैसा कुछ होगा, 10⁻⁻8 इक्वल टू Q। सो Q इक्वल टू 6.67 राउंड ऑफ करके 10⁻⁹। सो Q इक्वल टू 6.67 नैनो कूलम्ब, ठीक है, ये कूलम्ब है। अब क्वेश्चन में कहा है कि फील्ड रेडियली इनवर्ड है। फील्ड रेडियली इनवर्ड कब होता है, जब चार्ज नेगेटिव हो। तो ये चार्ज पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, पहले मैंने प्लस एज्यूम कर लिया, एंड एट द एंड आई केम टू नो कि भाई वो तो नेगेटिव होना चाहिए। एक्चुअली पहले से ही मुझे नेगेटिव करना चाहिए था, क्योंकि फील्ड इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड फील्ड नेगेटिव चार्ज के वजह से होता है। तो यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, एज फील्ड इज इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, as field is in radially inward direction, charge will be negative
ये रीजन कंपलसरी लिखना पड़ेगा। सो Q इक्वल टू -6.67 नैनोकुलम, या तो फिर ऐसा करना सिर्फ ये आंसर लिख देना -6.67 नैनोकुलम और ब्रैकेट में लिख देना कि फील्ड इज इनवर्ड सो चार्ज इज नेगेटिव। ओके, वो भी चलेगा।